चलिए हम देखते हैं साइंस के एनसीईआरटी क्लास 7 के 6 चैप्टर है। चैप्टर के नाम है भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन। देखते हैं तो दैनिक जीवन में हमें अपने आसपास बहुत से परिवर्तन दिखाई देते हैं। इन परिवर्तनों में एक या अधिक पदार्थ में सम्मिलित हो सकते हैं। उदाहरण के लिए आपकी माता जी आपसे शीतल पेय बनाने के लिए पानी में शक्कर घोलने के लिए कहती हैं। शक्कर का विलयन बनाना एक परिवर्तन है। इसी प्रकार दूध से दही जमाना एक अन्य परिवर्तन है। कभी कभी दूध खट्टा हो जाता है और दूध का खट्टा होना भी एक परिवर्तन है। खींचा हुआ रबर बैंड भी किसी परिवर्तन को प्रदर्शित करता है। ऐसे 10 परिवर्तन की सूची बनाइए जिन्हें आप अपने आसपास देखते हैं। इस अध्याय में हम कुछ क्रियाकलाप करके इन परिवर्तनों की प्रक्रिया का अध्ययन करेंगे। व्यापक रूप से ये परिवर्तन 2 प्रकार के होते हैं, भौतिक एवं रासायनिक। देखते हैं भौतिक परिवर्तन क्या है। तो क्रियाकलाप के हिसाब से समझे तो कागज के एक टुकड़े को 4 वर्गाकार टुकड़े में काट लीजिए। अब प्रत्येक वर्ग को पुनः 4 टुकड़ों में काटिए। इन टुकड़ों को फर्श अथवा किसी मेज पर इस प्रकार लगाइए जिससे ये टुकड़े परस्पर जोड़कर कागज के टुकड़े का मूल्य आकार ले ले। और स्पष्ट रूप से आप टुकड़ों को पुनः जोड़कर मूल टुकड़ा नहीं बना सकते, लेकिन क्या कागज के गुण भी कोई परिवर्तन हुआ है? गुणों में कोई परिवर्तन हुआ है? तो क्रियाकलाप दूसरा देखें तो अपनी कक्षा के ब्लैक बोर्ड के आसपास फर्श पर गिरे चौक पाउडर को एकत्रित कर ले अथवा चौक के एक छोटे टुकड़े का चूर्ण यानी पाउडर बना ले और इस पाउडर में थोड़ा जल मिलाकर पेस्ट बना ले। इसे चौक के आकार में बेल कर सूखने दें। और पर से क्या आप चौक के चूर्ण में फिर चौक बना सकते हैं? उसके बाद फिर क्रियाकलाप 3 देखें तो चौक या प्लास्टिक के कटोरे में थोड़ी बर्फ लीजिए। बर्फ के थोड़े से भाग के पिघलने तक बर्तन को धूप में रखें। अब आपके पास बर्फ और जल का मिश्रण होगा। अब कटोरे को हिमकारी मिश्रण यानी बर्फ और नमक में रख लीजिए। क्या जल फिर से ठोस बर्फ बन गया? उसके बाद क्रियाकलाप 4 देखें। एक पात्र में थोड़ा सा जल ले सकते हैं। क्या आपको जल की सतह से भाप निकलती दिखाई देती है? और उबलते हुए जल से कुछ दूरी पर भाप के ऊपर किसी बर्तन को उल्टा करके रखिए। बर्तन की भीतरी सतह को देखिए। क्या आपको वहां जल की कोई बूंद दिखाई देता है? उसके बाद क्रियाकलाप 6 देखें। यहाँ सावधानी कुछ है तो ज्वाला पर कार्य करते समय सावधानी बरतनी चाहिए। उसके बाद क्रियाकलाप देखें तो उपयोग किए जा चुके लोहे की आरी के ब्लेड को और चिमटे से पकड़िए और उसके मुक्त सिरे के अगले भाग को गैस स्टोव की ज्वाला पर रखिए। कुछ मिनट तक प्रतीक्षा कीजिए और क्या ब्लेड की अग्र भाग के रंग में कोई परिवर्तन होता है? ब्लेड को ज्वाला से हटाइए और कुछ समय बाद अग्र भाग को पुनः देखिए। क्या इसका पहले वाला रंग वापस आगे जाता है? क्रियाकलाप 6(1) और 2 में आपने देखा कि कागज तथा चौक के माप यानी साइज में परिवर्तन हो जाता है। क्रियाकलाप 3 और 4 में जल की अवस्था परिवर्तित हो जाती है और यानी ठोस से द्रव अथवा गैस से द्रव होता है। क्रियाकलाप 5 में आरी के ब्लेड का रंग गर्म करने का परिवर्तन हो जाता है। पदार्थ के आकार साइज रंग जैसे अवस्था जैसे गुण के भौतिक गुण कहलाते हैं। पदार्थ के आकार साइज रंग और अवस्था जैसे गुण उसके भौतिक गुण कहलाते हैं। वह परिवर्तन जिसमें किसी पदार्थ के भौतिक गुणों में परिवर्तन हो जाता है भौतिक परिवर्तन कहलाता है। और भौतिक परिवर्तन सामान्यतः उत्क्रमणीय होता है। ऐसे परिवर्तन में कोई नया पदार्थ नहीं बनता। अब हम दूसरे प्रकार के परिवर्तन पर विचार करते हैं। देखते हैं रासायनिक परिवर्तन। लोहे में जंग लगना एक ऐसा परिवर्तन है जिससे आप भली भांति परिचित है। यदि आप लोहे के एक टुकड़े को कुछ दिनों के लिए खुले छोड़ दे तो इस पर भूरे रंग की पदार्थ की परत जम जाती है। यह पदार्थ जंग कहलाता है और यह प्रक्रम जंग लगना कहलाता है। पार्क अथवा लॉन आदि के लोहे के दरवाजे अथवा बगीचे या पार्क आदि में रखी लोहे के बेंच और लोहे की लगभग कोई भी वस्तु जो खुले में रखी जाती है उसमें जंग लग जाती है। आपने देखा होगा कि घर में रखी कुल्हाड़ी हथौड़ा आदि को वायु में कुछ दिनों तक खुला रख देने पर उसमें जंग लग जाती है। रसोई में लोहे का गीला तवा कुछ समय तक सूखा छोड़ देने पर उसमें भी जंग लग जाता है। जंग लोहा नहीं है
जंग लोहा नहीं है, जंग उस पदार्थ यानी लोहा से भिन्न होती है और उसके बाद जिससे पर यह लगती है। आइए हम कुछ ऐसे ही परिवर्तन पर विचार करें और जिनमें नए पदार्थ निर्मित होते हैं। तो देखते हैं देखते हैं कुछ सावधानियां हैं। मैग्नीशियम के जलते हुए फीते की ओर लंबी अवधि तक देखना हानिकारक होता है। शिक्षकों के बच्चों को बताना चाहिए कि वह जलते हुए मैग्नीशियम की ओर अधिक समय तक टकटकी लगाकर ना देखें। चलिए, मैग्नीशियम की पतली पट्टी अथवा तार का टुकड़ा लीजिए। इसके सिरों को रेगमाल से साफ कर लीजिए। सिरे को मोमबत्ती की लौं के पास जलाइए। यह चमकदार श्वेत यानी सफ़ेद प्रकाश देती हुए जलने लगती है और पूरी तरह जलने के बाद कुछ श्वेत भस्म यानी पाउडर शेष रह जाता है। क्या भस्म मैग्नीशियम के फीते जैसी लगती है? इस परिवर्तन को निम्नलिखित समीकरण द्वारा व्यक्त किया जा सकता है। मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन और मैग्नीशियम होता है। ये ध्यान दें कि यहाँ लिखी समीकरण गणित में प्रयुक्त समीकरण से भिन्न है। इस प्रकार के समीकरणों में तीर का अर्थ है बनना या हो जाता है और इस पुस्तक में रासायनिक समीकरणों को संतुलित करने का कोई प्रयास नहीं किया जा रहा है और न ही यह छात्रों से अपेक्षित है। भस्म को एकत्रित करके इसमें जल की कुछ मात्रा मिलाइए। मिश्रण यानी जलीय विलयन को अच्छी तरह से हिलाइए। मिश्रण का लाल और नीले लिटमस पत्र से परीक्षण कीजिए। क्या मिश्रण लाल लिटमस को नीला कर देता है? क्या मिश्रण नीले लिटमस को लाल कर देती है? और इस परीक्षण के आधार पर आप जलीय विलयन को किस रूप में वर्गीकृत करेंगे, अम्लीय अथवा क्षारीय? तो भस्म को जल में घोलने पर यह नया पदार्थ बनाती है। भस्म को जल में घोलने पर इस परिवर्तन को निम्नलिखित समीकरण के द्वारा भी लिखा जा सकता है। जैसे मैग्नीशियम ऑक्साइड, इसका पावर है MgO और प्लस जल का स्रोत है H2O, उसके बराबर मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। जैसा कि आपने अध्याय 5 में पढ़ा है कि मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड एक क्षारक है, अतः मैग्नीशियम ऑक्साइड एक नया पदार्थ है जो मैग्नीशियम के जलने पर बनता है। अब मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड एक नया पदार्थ है जो मैग्नीशियम ऑक्साइड को जल में घोलने पर बनता है। क्रियाकलाप देखें तो कांच के एक गिलास या कटोरे अथवा चौड़े मुंह की बोतल में लगभग आधा कप पानी लेकर उसमें 1 चम्मच कॉपर सल्फेट यानी नीला थोथा घोल लीजिए और इस विलयन में तनु सल्फ्यूरिक अम्ल की कुछ बूंदें मिलाइए। आपको नीले रंग का विलयन मिल जाएगा। एक परख नली अथवा कांच की छोटी बोतल में विलयन का थोड़ा सा नमूना बचा लीजिए। शेष विलयन में एक कील अथवा उपयोग किए जा चुके ब्लेड का टुकड़ा डाल दीजिए। लगभग आधे घंटे तक परीक्षण कीजिए और विलयन के रंग को देखिए। इसी तुलना अलग से बचाए गए नमूने वाले विलयन के रंग से कर सकते हैं। यहाँ लोहे के साथ अभिक्रिया की एक कारण कॉपर सल्फेट विलयन के रंग में परिवर्तन दिखाया गया है। उसके बाद क्या आपको विलयन के रंग में कोई परिवर्तन दिखाई देता है? कील अथवा ब्लेड को बाहर निकाल लीजिए। क्या इसमें कोई परिवर्तन दिखाई देता है? आपको जो परिवर्तन दिखाई देते हैं वे कॉपर सल्फेट और लोहे के बीच अभिक्रिया के कारण होते हैं। विलयन के रंग का नीले से हरा हो जाना एक नए पदार्थ आयरन सल्फेट के बनने के कारण होता है। लोहे के कील पर भूरा निरपेक्ष कॉपर या तांबे की परत के कारण होता है जो एक अन्य नया पदार्थ है। हम इस अभिक्रिया को निम्न प्रकार से व्यक्त कर सकते हैं। कॉपर सल्फेट विलयन, इसका सूत्र है CuSO4 और नीला थोथा प्लस लोहा का बराबर होता है आयरन सल्फेट विलयन प्लस हरा प्लस कॉपर।
भूरा निरपेक्ष। उसके बाद देखते हैं किसी परखनली में लगभग 1 चम्मच सिरका लीजिए, इसमें टुकड़ी भर खाने का सोडा डालिए। आपको एक बुदबुदाहट की ध्वनि सुनाई देती है और गैस के बुलबुले बाहर निकलने दिखाई देते हैं। इस गैस को चित्र 6.5 में दिखाया गया है। यहाँ दिखाई गई व्यवस्था के अनुसार ताजे बने चूने के पानी में से गुजारिए। चूने का पानी तैयार करने की विधि अध्याय 5 में बताई गई थी। चूने के पानी में क्या परिवर्तन होता है? परखनली में परिवर्तन निम्न प्रकार के होते हैं, जैसे सिरका यानी एसिटिक अम्ल प्लस खाने का सोडा यानी सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बराबर कार्बन डाइऑक्साइड प्लस अन्य पदार्थ। कार्बन डाइऑक्साइड और चूने के पानी के बीच अभिक्रिया निम्न प्रकार की होती है। कार्बन डाइऑक्साइड प्लस चूने का पानी बराबर कैल्शियम कार्बोनेट प्लस जल। जब कार्बन डाइऑक्साइड को चूने के पानी में प्रवाहित किया जाता है तो कैल्शियम कार्बोनेट बनता है, जिससे चूने का पानी दूधिया हो जाता है। चूने के पानी का दूधिया हो जाना कार्बन डाइऑक्साइड का मानक परीक्षण है। आप इसका उपयोग अध्याय 10 में यह दिखाने के लिए करेंगे। और हम श्वसन में जो वायु बाहर निकलते हैं उसमें कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा अधिक होती है। क्रियाकलाप 6 से 8 में आपने देखा कि प्रत्येक परिवर्तन में एक या अधिक नए पदार्थ बन गए थे। और क्रियाकलाप 6 में मैग्नीशियम को जलाने पर बनने वाली भस्म एक नया पदार्थ थी। क्रियाकलाप 7 में कॉपर सल्फेट के लोहे के साथ अभिक्रिया के अध्ययन सल्फेट और कॉपर बने थे। ये दोनों नए पदार्थ थे। कॉपर लोहे के ब्लेड पर निरपेक्षित हो गया था। और क्रियाकलाप 8 में सिरका और खाने के सोडे की अभिक्रिया से कार्बन डाइऑक्साइड बनी थी, जिनसे चूने के पानी को दूधिया कर दिया था। और क्या आप इस अभिक्रिया में बनने वाले नए पदार्थ का नाम बता सकते हैं? वह परिवर्तन जिसमें एक अथवा एक से अधिक नए पदार्थ बनते हैं रासायनिक परिवर्तन कहलाता है। रासायनिक परिवर्तन को रासायनिक अभिक्रिया भी कहते हैं। रासायनिक परिवर्तन हमारे जीवन में अत्यधिक महत्वपूर्ण है। सभी नए पदार्थ रासायनिक परिवर्तन के परिणाम स्वरूप ही बनते हैं। उदाहरण के लिए यदि किसी अयस्क में से धातु का निष्कर्षण करना हो, जैसे लोहे अयस्क से लोहे का, तो हमें निश्चित क्रम में रासायनिक परिवर्तन करने पड़ते हैं। औषधि भी रासायनिक अभिक्रियाओं की श्रृंखला का अंतिम उत्पादन होती है। उपयोगी नए पदार्थ जैसे प्लास्टिक और अपमार्जकों को रासायनिक अभिक्रियाओं द्वारा ही बनाया जाता है, यानी डिटर्जेंट को। वास्तव में प्रत्येक नए पदार्थ की खोज रासायनिक परिवर्तनों का अध्ययन करने की गई है। हमने देखा कि रासायनिक परिवर्तन में एक से अधिक नए पदार्थ निर्मित होते हैं। नए उत्पादों यानी पदार्थों के अतिरिक्त रासायनिक परिवर्तन में निम्न घटनाएं भी हो सकती है। ऊष्मा प्रकाश अथवा किसी अन्य प्रकार के विकिरण, उदाहरण के लिए पराबैंगनी का निर्मुक्त यानी बाहर निकलना, पराबैंगनी का बाहर निकलना अथवा उनका अवशोषित होना, ध्वनि का उत्पन्न होना, गंध में परिवर्तन होना अथवा किसी नई गंध का बनना, रंग में परिवर्तन होना, किसी गैस का बनना। आइए अब हम कुछ अन्य उदाहरणों पर विचार करें। आपने देखा कि मैग्नीशियम के फीते का जलना एक रासायनिक परिवर्तन है। कोयला, लकड़ी अथवा पत्तियों का जलना भी रासायनिक परिवर्तन है। वास्तव में किसी भी पदार्थ का जलना एक रासायनिक परिवर्तन है। जलने के साथ सदैव ऊष्मा का उत्पादन होता है। पटाखों का विस्फोट एक अन्य रासायनिक परिवर्तन है। आप जानते हैं कि ऐसे विस्फोट से ऊष्मा, प्रकाश, ध्वनि और रुचिक कर गैस उत्पन्न होती है जो वायुमंडल को प्रदूषित करती है। इसीलिए आपको पटाखे न जलाने की सलाह दी जाती है। जब भोजन सामग्री बासी हो जाती है अथवा सड़ गल जाती है तो उसमें से दुर्गंध आने लगती है। क्या हम इस परिवर्तन को रासायनिक परिवर्तन कह सकते हैं?
संभवतः आपने देखा होगा कि यदि सेब को काटने के बाद तत्काल न खाए जाए तो उसमें कटे हुए टुकड़े भूरे रंग के हो जाते हैं। यदि आपने रंग में यह परिवर्तन नहीं देखा है तो किसी सेब का एक टुकड़ा काटिए और उसे कुछ देर तक ऐसा ही छोड़ दीजिए। इसी प्रकार का क्रियाकलाप आलू अथवा बैगन के टुकड़े के साथ दोहराइए। ऐसी प्रत्येक स्थिति में रंग का परिवर्तन वास्तव में किसी नए पदार्थ अथवा पदार्थों के बनने का कारण होता है। क्या यह परिवर्तन रासायनिक परिवर्तन नहीं है? अध्याय 5 में आपने अम्ल और क्षारक के परस्पर मिलाकर उदासीन किया था। और क्या उदासीनीकरण की अभिक्रिया रासायनिक परिवर्तन है? कुछ महत्वपूर्ण बात सुरक्षात्मक आवरण देखें तो आपने वायुमंडल में ओजोन की परत के बारे में अवश्य सुना होगा। यह हमें सूर्य के प्रकाश में उपस्थित हानिकारक पराबैंगनी विकिरण से बचाती है। ओजोन पराबैंगनी विकिरण को अवशोषित कर लेती है और ऑक्सीजन में परिणत हो जाती है। ऑक्सीजन ओजोन से भिन्न होती है। क्या हम ओजोन के अपघटन को रासायनिक परिवर्तन कह सकते हैं? यदि ओजोन द्वारा पराबैंगनी विकिरण अवशोषित नहीं होती है तो वह पृथ्वी की सतह पर पहुंचकर हमें और अन्य जीवों को हानि पहुंचाती है। ओजोन इस विकिरण से हमें सुरक्षा प्रदान करने में प्राकृतिक आवरण की तरह कार्य करती है। उसके बाद देखें लोहे में जंग लगना। आइए हम जंग लगने की घटना पर पुनः विचार करते हैं। यह एक ऐसा परिवर्तन है जो लोहे की वस्तुओं को प्रभावित करता है और धीरे धीरे उन्हें नष्ट कर देता है। चूँकि लोहे का उपयोग सेतु यानी पुल, जहाज, कार, ट्रक आदि का ढांचा बनाने और अन्य कई वस्तुओं को बनाने के लिए किया जाता है, अतः जंग लगने का कारण होने वाली पदार्थ हानि बहुत अधिक होती है। जंग लगने की प्रक्रिया को निम्नलिखित समीकरण द्वारा व्यक्त किया जा सकता है, जैसे लोहा प्लस ऑक्सीजन प्लस जल रबर जंग होता है। सब मिलकर जंग बनाते हैं। लोहा, ऑक्सीजन और जल जब मिलते हैं तो ये लोहा, ऑक्सीजन और जब जल के मिश्रण होता है तो जंग का निर्माण होता है। जंग लगने के लिए ऑक्सीजन और जल अथवा जल वाष्प दोनों की उपस्थिति अनिवार्य है। वास्तव में यदि वायु में आर्द्रता की मात्रा अधिक हो अर्थात नमी अधिक हो तो जंग अधिक जल्दी लगती है। हम जंग लगने से रोकथाम कैसे करते हैं? लोहे की वस्तुओं को ऑक्सीजन अथवा जल अथवा दोनों के संपर्क में आने से बचाव ही ऐसा किया जा सकता है। इसका एक सरल उपाय उन पर पेंट अथवा ग्रीक की एक परत चढ़ाना है। वास्तव में लोहे की सभी वस्तुओं पर नियमित रूप से पेंट अथवा ग्रीक की परत चढ़ाते रहना चाहिए, जिससे उसमें जंग लगने को रोका जा सके। एक अन्य उपाय लोहे के ऊपर क्रोमियम अथवा जस्त यानी जिंक जैसी किसी वस्तु की परत चढ़ाना है। लोहे पर जिंक की परत चढ़ाने का प्रक्रम अनुशयद लेप कहलाता है। अपने घरों में पानी की आपूर्ति के लिए उपयोग होने वाले लोहे के पाइप यशक लेपित होते हैं और जिससे उनमें जंग नहीं लगता। क्या आप जानते हैं कि पानी के जहाज लोहे के बने होते हैं और उनका एक भाग हमेशा पानी में डूबा रहता है। पानी के ऊपर के भाग पर भी जल की बूंद गिरता रहता है। यही नहीं, समुद्र के पानी में अनेक लवण भी पाए जाते हैं। लवण युक्त जल जंग लगने के प्रक्रम की दर को बढ़ा देते हैं, अतः जहाज़ों पर पेंट करने के बाद भी उन्हें जंग लगने से काफ़ी क्षति होती है। यही नहीं, जहाज़ों के लोहे के कुछ भाग को बदलना प्रति वर्ष आवश्यक हो जाता है। क्या आप विश्व में जंग लगने से होने वाली कुल आर्थिक हानि की कल्पना कर सकते हैं? कुछ बातें स्टेनलेस स्टील लोहे में कार्बन और क्रोमियम, निकेल तथा मैग्नीज जैसी धातुओं को मिलाकर बनाया जाता है, जिसमें जंग नहीं लगता है। उसके बाद क्रिस्टलीकरण देखते हैं। कक्षा 6 में आपने पढ़ा था कि साधारण नमक यानी लवण को समुद्र जल में वाष्पन द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। इस प्रकार प्राप्त होने वाला नमक शुद्ध नहीं होता और उसके क्रिस्टल छोटे होते हैं। इस प्रकार प्राप्त नमक के क्रिस्टलों के आकार को स्पष्ट रूप से नहीं देखा जा सकता, तथापि किसी पदार्थ के शुद्ध तथा बड़ी माप के क्रिस्टल उनके विलयन से प्राप्त किए जा सकते हैं। यह प्रक्रिया क्रिस्टलीकरण कहलाती है और यह भौतिक परिवर्तन का एक उदाहरण है।
सावधानी तो केवल तनु सल्फ्यूरिक अम्ल का ही उपयोग करें। जल को उबालते समय सतर्क रहें और फिर क्रियाकलाप नुनाइन में अम्ल का उपयोग किया जाना है और इस शिक्षक की उपस्थिति में किया जाना। उसके बाद किसी बीकर में लगभग 1 कप जल लीजिए और उससे में तनु सल्फ्यूरिक अम्ल की कुछ बूंदें मिलाइए। जल को गर्म कीजिए। जब जल उबलना आरंभ कर दें तो इसमें धीरे धीरे कॉपर सल्फेट का चूर्ण निरंतर चलाते हुए मिलाइए और कॉपर सल्फेट का चूर्ण मिलाना तब तक जारी रखें जब तक कि उसमें और कॉपर सल्फेट घोलना संभव न हो। विलयन को फिल्टर पेपर की सहायता से छान लीजिए और इससे ठंडा होने दीजिए। जब विलयन ठंडा हो जाए तो उससे हिला डुलाकर या अन्य किसी प्रकार न छेड़े। कुछ समय बाद विलयन को देखिए क्या आपको कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल दिखाई देते हैं। यदि नहीं तो कुछ और समय तक प्रतीक्षा कीजिए। अपने भौतिक और रासायनिक परिवर्तनों के बारे में पढ़ा। अपने आसपास दिखाई देने वाले परिवर्तनों को भौतिक अथवा रासायनिक परिवर्तनों के रूप में पहचानने का प्रयास किया। प्रमुख शब्द है रासायनिक परिवर्तन, रासायनिक विक्रिया, क्रिस्टलीकरण, भौतिकी परिवर्तन, जंग लगना, यसद लेप। उसके बाद दिल्ली के कुतुब मीनार के पास एक लौह स्तंभ है जो 7 मीटर से अधिक ऊंचा है। इसका लगभग 6000 किलोमीटर से अधिक है। इसका भार 6000 किलोमीटर से अधिक है। इसे 1600 वर्ष से भी अधिक पहले बनवाया गया था और इतने वर्षों में भी इस पर जंग नहीं लगी थी। इसके जंग प्रतिरोधक गुण और इसके आमाप की वजह से विश्व भर के सभी भागों के वैज्ञानिकों के द्वारा इसका परीक्षण किया गया है। इससे यह जानकारी मिलती है कि अब से 1600 वर्ष पूर्व भारत में धातु प्रौद्योगिकी में कितना विकास हो चुका था।